तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 पेपर सेट नंबर 8। इससे पहले 7 पेपर सेट आपके लिए लेकर के आ चुके हैं और उनमें वही प्रश्न हैं जो आपको 24 जून से स्टार्ट होने वाले एग्जाम में देखने को लगातार मिलते रहेंगे। ऐसा हमने फॉरेस्ट गार्ड में भी कहा था, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी सीधे सीधे प्रश्न छपे मिले हैं। ऐसे ही आपको जो है अस्पताल सहायक के भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उन एक्सपर्ट की मदद से इस कंप्लीट जो आपका टेस्ट है इसको तैयार कर रहे हैं जिन लोगों को काफी अनुभव है एमपीएसबी एप्टेक के पैटर्न का, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। 1 से लेकर के 50 तक आप लोग नंबर डाल लीजिए और उसमें आप बताते जाना कितने प्रश्न आपके सही हैं कितने गलत हैं। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके, और हर सब्जेक्ट के नंबर भी आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका हिंदी से हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक, ये आपके सिलेबस में दिया गया है, वहां से हम यहां से पहला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का मुख्य कारण क्या था। जो रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो क्यों परेशान हो गया था, क्या रीजन था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रानी की सुरक्षा को लेकर उसको चिंता थी, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी की वेशभूषा का चयन करना था इसलिए वो परेशान था, या भारत का गर्म मौसम और कपड़ों का रंग इस वजह से परेशान था, या जॉर्ज पंचम की नाक गायब होना किस वजह से रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो परेशान हो गया था। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाने के लिए रानी की वेशभूषा का चयन उसको करना था। देखिए, पाठ के अनुसार रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर जाने वाली थी। दर्जी इस बात को लेकर परेशान था कि रानी किस देश में कौन सा और किस रंग का पहनावा पहनेंगी, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था भाई, है ना। रानी पहली बार यहाँ पर आ रही थी, दर्जी को बोला गया बढ़िया कपड़े सिल दो। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई कौन से कपड़े सिलें, महारानी जी कौन से कपड़े पहनेंगी, इसको लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित था। अगला प्रश्न देखिए, साना साना हाथ जोड़ी, ये भी आपके सिलेबस में है, वहां से ये प्रश्न रखा है हमने। प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा है। बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्योंकि वहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत आलसी हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से शहर के सौंदर्य को संजोया है, क्योंकि वहाँ केवल राजाओं का शासन रहा है, क्यों कहते हैं मेहनत कश का शहर। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत करके जो है इस शहर को पूरी तरह से सजा दिया है, इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए, तो लेखिका मधु कांकरिया ने गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा है क्योंकि वहां के निवासियों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और पहाड़ों के बीच अपने परिश्रम से शहर को सुंदर और जीवंत बनाया है। ये जो गंगटोक है ना, जिसे गंतोक यहाँ पर कहा गया, वो सिक्किम में है, ठीक है ना, सिक्किम में। तो सिक्किम की यात्रा पर मधु कांकरिया जी गई हुई हैं और वहां पर देखते हैं इतने सारे पत्थर हैं, इतने सारे पहाड़ हैं, फिर भी इस शहर को कितना सुंदर बनाया गया है। तो वहां के लोगों ने मेहनत करके जो है उस स्थान को, उस शहर को सुंदर बनाया है, इसलिए वहां पर मेहनत कश बादशाहों का शहर इनके द्वारा जो है गंगटोक को कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आपने देखा होगा, एनालिसिस डेली देख रहे होंगे। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से इसमें सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जिसका फायदा बहुत सारे लोगों को हो रहा है, और लोग 82 और 78, कोई 80 ऐसे स्कोर करके आ रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40 नंबर पर लटक के रह जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी की है, माइनस मार्किंग के बावजूद वो 82-80 स्कोर करके आ रहे हैं। आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट भी हम दिखा देंगे, ठीक है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हमने तैयार किए हैं, बहुत कम प्राइस पर, इतने कम प्राइस पर कोई भी नहीं दे रहा होगा, चाहे कितने भी जो है नोट्स वाले आपको मिल जाएं। क्या क्या आपको मिल रहा है वो भी तो देखिए, कंटेंट और मटेरियल देखिए। 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट आपको थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, पहली बात, ठीक है। उसके बाद में 5 सब्जेक्ट पर हमने टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज चालू की है, जिसमें लगभग 950 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं। कल हमने जो है इकोनॉमिक्स के भी 150 प्रश्न विद डिटेल सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, और उसमें उन प्रश्नों को भी शामिल किया है जो रिसेंट में आपके जो है एप्टेक के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड और वन रक्षक डिप्टी जेलर के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी हमने सेम टू सेम शामिल किया है, क्योंकि हम एनालिसिस कराते हैं तो क्वेश्चन डेली हमारे पास में आते रहते हैं, ठीक है। तो लगभग 950 के आसपास आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। इसके अलावा ये 8 के 8 प्रैक्टिस सेट पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम तक हमारी उम्मीद, मतलब कोशिश ये रहेगी 15, कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इतना सारा मटेरियल केवल और केवल 149 रुपए में आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं।
कैसे प्राप्त करना है, तो कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। ऐप पे बड़ी परेशानी हो जाती है। तो क्या करना होगा सर, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 149 का पेमेंट करना है। फिर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना। पहले इस नंबर को सेव कर लेना, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट रिफ्रेश करना तो नंबर दिख जाएगा, इसी पर आपको इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट मतलब पेमेंट का स्क्रीनशॉट, नहीं पता चला इसी का फोटो खींच के सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जब आप सेंड करेंगे तो आपको तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे देंगे। उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहां पर आगे के सारे नोट्स सारे पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नोट्स जरूर लेना, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। जिन लोगों ने तैयारी शुरू भी नहीं की है वो लोग भी ले लेना, और जिनकी तैयारी हो गई लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो लोग भी ये नोट्स जरूर परचेज कर लेना। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, औपचारिक पत्र लेखन में विषय का उल्लेख करना क्यों आवश्यक माना जाता है। ये पत्र लेखन टॉपिक आपको दिया गया है। तो औपचारिक का मतलब क्या होता है, जो आपका फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब जानते हो, जहां पर आपको कागज की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसको फॉर्मल कहते हैं। अच्छा, फॉर्मल हम कहां कहां पर भेज सकते हैं, तो जो ऑफिसेज होते हैं, जो सरकारी ऑफिस है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जब हम लेटर लिखेंगे तो फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र को लिखेंगे। तो औपचारिक पत्र में जो सब्जेक्ट लिखते हैं ना भाई, इस सब्जेक्ट का ये बात हम कहने जा रहे हैं आपसे। तो कह रहे सब्जेक्ट का उल्लेख करना क्यों आवश्यक माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए सीधे आपको आंसर की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्र के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में बताने के लिए। भाई कोई अधिकारी उसके पास में मान लीजिए समय नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, वो विषय देख लेगा। विषय में क्या लिखा है, विषय में लिखा हुआ है कि भाई 5 दिन की जो या फिर हमारे कॉलोनी में सड़क टूटी फूटी है, उसको मरम्मत कराने हेतु ऐसे लिख देंगे। तो ध्यान वो अपना दिमाग लगा लेगा कि हाँ भाई यहाँ पर सड़क से संबंधित कोई बात कही गई है, फिर वो पूरा लेटर पढ़ सकता है ना। तो संक्षिप्त में अपनी बात के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर विषय का प्रयोग करते हैं। देखिए औपचारिक पत्रों जैसे प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र में विषय लिखना अनिवार्य है, ताकि पत्र प्राप्तकर्ता को तुरंत समझ में आ सके कि पत्र किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। इससे समय की बचत होती है और कार्य शीघ्रता से आगे बढ़ता है। अगला देखिए 4 नंबर, सूरदास के पदों में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को किसके समान कड़वा बताया है। तो गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया। जिस तरह से ककड़ी खाने पर पूरा मुंह कड़वा हो जाता है, उस तरह से ये जो योग का संदेश हमको कान्हा जी ने भेजा है, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। गोपियों को कृष्ण के प्रेम के बदले उद्धव का ज्ञान और योग का संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे इसे कड़वी ककड़ी यानी कि कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर और अग्राह्य बताती हैं, जिसे वो ग्रहण नहीं कर सकती हैं। अगला 5 नंबर, जयशंकर प्रसाद की कविता है आत्मकथ्य में मधुप भंवरा किसका प्रतीक माना गया है। भंवरे को उन्होंने किसका प्रतीक बताया है, बसंत ऋतु का, कवि के मन का, प्रेम का, फिर मृत्यु का, किसका प्रतीक बताया है। सही आंसर बी हो जाएगा, कवि के मन का। जिस तरह से कवि का मन भंवरे के समान गुंजायमान रहता है, उसी तरह से उन्होंने भंवरे को यहाँ पर कंपेरिजन किया। देखिए कवि जयशंकर प्रसाद ने मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, यह पंक्ति में मन रूपी भंवरे का उल्लेख किया है, जो अपनी यादों की कहानी वो कह रहा है। तो अपने मन को जो है उन्होंने भंवरे के समान बताया है इस कविता में, आत्मकथ्य में जयशंकर प्रसाद की ये कविता है। अगला ये रहा नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान में धूलि धूसर शिशु के शरीर की तुलना कवि ने किससे की है। सही आंसर हो जाएगा खिलते हुए कमल से, जो तालाब छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल गया हो। देखो नागार्जुन का एक पुत्र है, नागार्जुन नौकरी के लिए गए थे, काफी दिनों के बाद वो लौट करके आए हैं। तो जो उनका पुत्र है वो जब पुत्र को छोड़कर गए थे तो पुत्र काफी छोटा था। अब पुत्र के क्या हुआ, दंतुरित मुस्कान में पुत्र के छोटे छोटे दांत निकल करके आ गए हैं। अब वो क्या है, अपने पिता को देखता तो पहचान नहीं पाता है, ठीक है ना। फिर वो मतलब कि ऐसे कनखियों से अपने पिता को देखता है, कनखियों से जब पिता को देखता है तो पिता भी उनको देखते हैं। तो जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो वो जो बच्चा है वो मुस्कुरा देता है, तो छोटे छोटे दांत उसके निकले हैं। उस दंतुरित मुस्कान उनको इतनी ज्यादा पसंद आती है नागार्जुन को कि उन्होंने इस पर पूरी की पूरी एक कविता ही लिख दी है, यह दंतुरित मुस्कान, ठीक है। और वो धूल उल से पूरा लिपटा हुआ है, बाहर खेल रहा था और पिता को देख करके अंदर भाग गया था। तो वो जब उन्होंने नागार्जुन ने पहली बार उसको देखा तो उन्होंने कहा भाई ये तो खिलते हुए कमल की जैसा है। जैसे कमल तालाब में खिल जाता है ना, तो कीचड़ उसके चारों तरफ रहता है लेकिन कमल अलग से ही दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। वैसे ये बच्चा मेरा जो है वो खिलते हुए कमल की तरह है, जो तालाब छोड़ करके उनकी झोपड़ी में आकर के खिल गया। बहुत बढ़िया ये कविता है, हमने तो पढ़ी है, यह दंतुरित मुस्कान बहुत बढ़िया है। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए कवि को धूल से सने बालक को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई सुंदर कमल या फूल कीचड़ भरे तालाब को छोड़ करके उनकी झोपड़ी के भीतर में आकर के खिल गया है। नंबर 7 देखिए नेताजी का चश्मा पाठ से है। नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु पर हालदार साहब क्यों दुखी हो जाते हैं।
तो इसके बारे में कल भी आपको हमने डिटेल बताया था। कल हमने हिंदी गद्य खंड को कवर कर लिया है पूरा, हिंदी गद्य खंड को पूरा 100 प्रश्नों में कवर कर लिया है। 100 प्रश्न हिंदी गद्य खंड के स्पेशल करा दिए हैं, 100 प्रश्न हिंदी पद्य खंड के स्पेशल करा दिए हैं, ठीक है ना। तो गद्य और पद्य कंप्लीट हो गया है, बाकी ग्रामर भी जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें आपकी हिंदी एकदम से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। फिर अपन नंबर लगाएंगे, सामाजिक विज्ञान का ऑलरेडी चल ही रहा है। यूरोप में साम्राज्यवाद पर 100 प्रश्न करा दिए हैं, भारत में साम्राज्यवाद पर 100 प्रश्न करा दिए हैं। धीरे धीरे हम लोग मिलकर के लगभग 3000 के आसपास एमसीक्यू कर लेंगे, और ये प्रैक्टिस सीरीज अपना अलग से टाइम टू टाइम चल ही रहा है, ठीक है ना। तो बस आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी फायदा आपको होने वाला है। नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु पर हवलदार साहब क्यों दुखी हो गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्हें लगा, क्या लगा उनको, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब कस्बे में कोई भी देशभक्त नहीं बचा होगा। मेन बात क्या है कि हवलदार साहब जो है वो वहां से गुजरते थे, तो वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है एक मूर्ति थी, ठीक है ना। उस मूर्ति पर जो है असली चश्मा लगा हुआ करता था। हर दिन चश्मा जो है वो चेंज मिला करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक कैप्टन था जो पाँव से विकलांग था, वो हर दिन जो है नए चश्मे लगा करके जाता था। असली चश्मे जो है वो नेताजी को लगा देता था। नेताजी से जो है बहुत ज़्यादा वो मतलब देशभक्त था वो, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद हवलदार साहब को पता चला कि भाई उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? वो जो कैप्टन था उसकी मृत्यु हो गई। तो हवलदार साहब जी इसलिए दुखी हुए कि नेताजी की मूर्ति पर अब चश्मा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कैप्टन की मृत्यु हो गई है। लेकिन जब हवलदार साहब जी अगली बार जाते हैं तो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, यानी लकड़ी का चश्मा बच्चों ने बना करके उनकी मूर्ति पर पहना दिया था। तो इस बात से वो खुश होते हैं कि चलो आजकल की जो पीढ़ी है उसके मन में देशभक्ति की भावना यहां से दिखाई देती है। पूरी पाठ का सार हमने आपको बता दिया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, बीभत्स रस का, ये आपका ग्रामर से है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए, क्रोध होगा, भय होगा, जुगुप्सा हो या विस्मय होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जुगुप्सा या घृणा होता है। अच्छा, बीभत्स रस उत्पन्न कब होता है? जब कोई मान लीजिए कोई गाय भैंस मरी हुई है, उस पर गिद्ध बाघ जो है वो आकर उसकी मांस को खा रहे हैं, इस तरह का जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो बीभत्स यानी घृणा वाला रस, जुगुप्सा रस जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये प्रश्न आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। इसमें आपको, इस टेस्ट में आपको लगभग 50 से 60% ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो रिसेंट में अभी एपटेक ने एमपीईएसबी, फॉरेस्ट गार्ड या जेल पैरी डिप्टी जेलर के एग्जाम में पूछ रखे हैं, जो एग्जाम अभी साथ साथ में चल रहा है, ठीक है ना। तो एकदम वहां के एकदम ताजे ताजे प्रश्न आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इन प्रैक्टिस सेट में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जब किसी घृणित वस्तु, दृश्य या मांस, रक्त आदि को देख करके मन में घृणा उत्पन्न होती है तो बीभत्स रस उसको कहते हैं। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 है दोहा। ये भी आपके एग्जाम में आया था, एज इट इज ऐसे ही आया था कि दोहा छंद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य असत्य वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो ये अपने दिमाग में सेट करके रखना, या वो पुराना पैटर्न नहीं कि वन लाइन में आंसर देकर के चले जाओ। तो यह एक सममात्रिक है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यही आपका सही हो जाएगा। दोहा छंद के पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। यही कथन आपका सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लो, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में जो विषम चरण है 13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे यानी सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक मुहावरा देख लीजिए, मुहावरा भी आपके सिलेबस में है। अंधे की लाठी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा अंधे की लाठी का अर्थ है एकमात्र सहारा। तो अंधे की लाठी होना का अर्थ है किसी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति का एकमात्र सहारा बनना। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आप हमको बताएंगे कि 10 में से कितने नंबर आपके हिंदी में आए हैं। हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं गणित की ओर। और पहला प्रश्न आपका त्रिभुज से यहाँ पर पूछा गया है। बताइए, कह रहे हैं कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं, साथ साथ में इसका ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका रेशियो दे रखा है, तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ो भाई। 4 3 7 और 2 9 हो गया भाई, 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 हो गया है। यानी 9x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180। ऐसा हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहां से x की वैल्यू हमने निकाल ली, 9 से काटेंगे 2 बार जाएगा, x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। क्या पूछ रखा है? सबसे बड़े कोण का मान पूछ रखा है। सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है सर इसमें, तो बस 4 में 20 का गुणा कर दो, 20 चौको 80 डिग्री आपका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब अगर ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक में क्या करेंगे? जो पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा कौन सा? 4, 4 को ऊपर लिख दो, बाकी इनका योग नीचे लिख दो, तो 4/9 हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो बस 180 का गुणा कर दो। लो,
9 दूनी 18 और 20 चौका 80, 80 डिग्री निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई और सॉल्यूशन हो गया, दोनों आपको बता दिया। ऐसा हर क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। अगर आपसे छोटा कोण पूछा होता तो क्या करते, छोटा सबसे कौन सा है, 2 है, तो 2 ऊपर लिख देते, 9 इनका योग नीचे लिख देते, गुणा में 180 कर देते, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, 40 डिग्री सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हर तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया है और ट्रिक भी बता दी है कि ट्रिक भी आप देख लेना, ठीक है, जिससे कि भूल नहीं जाओ। चलो प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसके अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए जहां पर वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो और अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाए, तो बस कुछ मत करना, जो भी दिया उसमें 36/7 का गुणा कर दो। ठीक है, ये ट्रिक है, 36/7 का गुणा कर दो इसमें। ठीक है, तो हमने क्या, हमको त्रिज्या दे रखी थी, तो त्रिज्या में 36/7 का गुणा कर देंगे तो हमारा अर्धवृत्त का परिमाप निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी, 7 सेंटीमीटर, तो 7 में 36/7 का गुणा कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, 36 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं सूत्र के द्वारा, तो आइए डिटेल भी आपको बता देते हैं। ट्रिक हमने आपको बता दी है, डिटेल यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। हम जानते हैं भैया, अर्धवृत्त का जो परिमाप है ना, उसका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। यहाँ से r जब कॉमन ले लोगे तो पाई प्लस 2 बचेगा। ठीक है ना, पाई प्लस 2 और यहाँ पर r बचेगा। अब देख लो, r का मान कितना दे रखा है सर, 7 दे रखा है। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है सर। ठीक है, उसके बाद में +2, अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 7 आ जाएगा, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 14 आ जाएगा। 22 और 14 को जोड़ोगे, 7 तो चल ही रहा साथ साथ में, 22 14 को जोड़ोगे 36 हो जाएगा और 7 का डिवाइड हो जाएगा, नीचे वाला 7, 7 से 7 कट जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी किसी भी वृत्त का त्रिज्या दे रखी हो, अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहा है, तो सीधे 36/7 का गुणा कर दो। यहाँ पर त्रिज्या मान लीजिए 21 दी होती, तो क्या करते, 36/7 गुणा में 21 काट देते, 3 बार चला जाता, 7 21, 3 6 18, 3 तक 9 1 10, 108 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो, अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहे हो, 36/7 का गुणा करके निपटा दो उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में कह रहे हैं कि यदि x + y = 14 है, ठीक है, x - y = 4 है, तो x और y का मान बता दीजिए। तो इसमें आपको ट्रिक बता देते हैं कि कैसे आपको इसको करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, आगे पीछे कुछ नहीं हो x y के, तो क्या करना, इन दोनों को एक बार जोड़ के आधा कर लेना और एक बार घटा करके आधा कर लेना। जोड़ के आधा करोगे तो x का मान मिल जाएगा, घटा करके आधा करोगे तो y का मान मिल जाएगा। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। 14 और 4 को जोड़ा सर 18 हो गया, 18 का आधा किया तो सर 9 हो गया, यानी x की वैल्यू तो सर 9 आ गई। ठीक है, 14 में से 4 गए सर 10 बचे, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया, सर y की वैल्यू तो 5 आ गई। तो 9 और 5 कहाँ दिया है, अपने ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ गया समझ में। बाकी अगर आप डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों व्यवस्था कर रखी है आपके लिए। ठीक है ना, यहाँ पर आप आराम से इन डिटेल सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण प्रणाली दे रखी है 3x + 4y = 10, 6x + ky = 20 के अनंत हल। अच्छा, ये अनंत हल वाला बहुत प्रश्न आता है। ठीक है, अब अनंत हल को हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अनंत हल में जरा सा आपको दिमाग लगाना है, एक पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और आप इस प्रश्न को सॉल्व कर जाएंगे। कैसे करेंगे, परसों वाले प्रैक्टिस सेट में भी हमने आपको बताया था, जब भी कहीं पर अनंत हल की बात की जा रही हो तो बस कंपेरिजन करके देख लो। 90% केस में आपको जस्ट डबल मिलेगा। जैसे 3 का डबल यहाँ पर 6 मिल रहा है, ठीक है, 10 का डबल यहाँ पर 20 मिल रहा है, हाँ सर मिल तो रहा है, तो भाई 4 का डबल क्या होगा, 8 होगा। तो बस 4 तो यहाँ पर दिया है, के का मान पूछा है, तो बस के का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, और अनंत हल वाला 99% जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो यही वाला पूछेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। समीकरण प्रणाली, 2 समीकरण दे रखे, 3x + 4y = 10, उसके बाद 6x + ky = 20। कह रहे हैं कि इसका अनंत हल हो। ठीक है भैया, अनंत हल मान लेते हैं। तो आप बताओ कि k का मान क्या होगा, आपसे k का मान पूछा है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा कंपैरिजन कर लेना है कि भाई 3 का यहाँ पर डबल 6 हो रहा है, हाँ हो रहा है, 10 का डबल 20 हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 का डबल हो जाएगा, 4 का डबल 8 हो जाएगा, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन आपको देखना हो तो ये आप सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो, कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण x² + 7x + 12 के शून्य क्या है, रूट पूछ रखा है। अच्छा, क्या आप इसको बिना पेन उठाए 1 सेकंड में कर सकते हैं? आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता रखी है, द्विघात समीकरण की ट्रिक आपको बता रखी है। कहा था हमने, जहां पर माइनस प्लस आए तो इसका आंसर हमेशा प्लस प्लस में आएगा, लास्ट वाला जो होगा वही अपना होगा, प्लस प्लस में। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर प्लस प्लस में दिया है। तो हम यहां पर देखेंगे कि सर ऑप्शन बी माइनस में ये कट जाएगा, ऑप्शन डी माइनस में ये कट जाएगा। 2 ऑप्शन हमारे पास में बचे हैं,
3 और 4, 2 और 6। अब इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 12 आए और जोड़े घटाएं तो 7 आए। तो भैया 6 दूनी 12 तो हो जाएगा, लेकिन 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। तो भैया ये 7 वाले नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कौन सा? 3 और 4, 3 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर केस में ये आप जो है साइन रूल से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बाकी सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे रखा है, आप सॉल्यूशन के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण की ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, 50 प्रश्न हमने द्विघात समीकरण के करा रखे हैं, वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि एबटेक वाले ही प्रश्न हमने चुन चुन करके ग्रुप 4 एग्जाम से, एमपी आबकारी से, एमपी पुलिस कांस्टेबल से, एमपीएसआई से, वहां से वो सारे प्रश्न लेकर के आए हैं और वही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। चलिए अगला देखो, ये प्रश्न कह रहा है कि भाई एक बहुपद दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस के 4x माइनस 5। इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है और आपको शेषफल बताना है कि शेषफल क्या आएगा। जब भी कहीं आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले कि x माइनस 2 से डिवाइड करो, x माइनस 5 से डिवाइड करो, तो बस x का मान निकाल लो। x माइनस 2 बराबर 0 दे रखा है, अगर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ गया। अब जैसे ही हमको x का मान मिल गया तो बस इस समीकरण में आप सीधे सीधे x का मान रख दो, जो लास्ट में बचे वही आपका आंसर होगा। चलिए रख देते हैं, तो ये x की घात 3 दे रखा है तो 2 की घात 3 कर दो। ठीक है सर, माइनस 3, x की घात 2 दे रखा है तो 2 की घात 2 कर दो। 2 की घात 2 कितना होता है? 2 की घात 2 सर 4 होता है। चलो पहले रख देते, नहीं फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो 2 की घात 2 कर दिया प्लस 4 गुणा x की जगह पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब सॉल्व करो, 2 की घात 3 कितना होता है सर? 2 की घात 3 8 होता है। ठीक है मेरे भाई, 3 की घात ये 4 हो जाएगा, है ना? 2 की घात 2 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो माइनस का 12 हो गया। प्लस का 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 5 भी तो बचा है, कहाँ छोड़ रहे हैं इसको? ये माइनस का 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो तो ये देखो माइनस का 12 और 8 8 16, 16 में से 12 जाएगा कितने? देखो 8 8 जुड़ के कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है सर, ये क्या बचा? माइनस का 12, तो माइनस का 12 कर दिया। 16 में से 12 गए तो कितने बचे सर? 4 बच गए। इधर माइनस का 5 भी तो बचा है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 4 में से जब माइनस 5 करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन किसका? माइनस का बचेगा, क्योंकि इस बड़ी वाली संख्या माइनस की है। तो माइनस का 1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी आपसे अगर शेषफल पूछा जाए तो केवल x का मान निकाल करके उस x के मान को समीकरण में रख देना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 के मूल कैसे होंगे, यानी कि रूट आपको बताना कैसे होंगे। वास्तविक समान होंगे, वास्तविक असमान होंगे, काल्पनिक होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर d की वैल्यू निकालो b² माइनस 4ac से, अगर d की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो जो हमारे मूल होंगे ना वो मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही हो या फिर पॉजिटिव आ रही हो तो मूल हमारे वास्तविक और असमान होते हैं। पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, d की वैल्यू यानी विविक्तर निकालते कैसे हैं? तो विविक्तर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब एबीसी तो जानते हो ना भैया, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, इतना तो जानते हो ना, ये भी बताना पड़ेगा। अगर हमारे साथ लगातार जुड़े होंगे तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, सारी शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता होगी। चलिए तो हम निकाल लेते हैं मान, क्या दिक्कत है। b² का मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक है, b² माइनस 4 इंटू ए का मान 2 दे रखा है, सी का मान 3 दे रखा है, ये ए का मान है, सी का मान है, तो 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और जो प्लस का बचेगा, यानी जो d की वैल्यू आई है वो d की वैल्यू 0 से बड़ी है और पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे मूल होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके नियम आपको याद रखने होंगे, हालांकि अभी हम स्पेशल इसकी वीडियो जब बनाएंगे, इसकी पीडीएफ आपको जब देंगे तो बहुत डिटेल में आपको समझा देंगे क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, फिलहाल ये मूल जो है वास्तविक और असमान होंगे, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है और पॉजिटिव में आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कह रहे हैं समांतर श्रेणी 7 11 15 9 का 25वां पद क्या होगा? 25वां पद आपसे पूछ रखा है। अब देखो, एक तो इसका सीधे सीधे n-1d वाला सूत्र होता है, सूत्र में रख करके कर सकते हो, लेकिन एक बात सोचो, ये 25 पद तक बात की गई है, यानी कि इसमें जो 24 बार आपको, जो पहला पद है ना, जो पहला पद 7 है, इसमें आपको 24 बार कोई संख्या जोड़नी पड़ेगी। अब उस संख्या क्या जोड़ रही है भाई? 7 में से 11 गई, 7 और 11 का डिफरेंस 4 आ गया, 11 15 का डिफरेंस 4 आ गया, 15 19 का डिफरेंस 4 आ गया, यानी 4 4 बार बार आ रहा है, तो इसको हम d बराबर सार्वंतर कहते हैं। ठीक है ना, d का मान 4 आ रहा है, तो जब भी ऐसी कभी कंडीशन देखने को मिले तो 25 से जस्ट पहले क्या आता है? 24 आता है, तो उस 24 में इस सार्वंतर का गुणा करके सीधे सीधे पहले वाले में जोड़ दो। तो 24 में 4 का गुणा किया, 24 को 96 आ गया, पहली संख्या क्या है? 7, इस 7 में 96 को जोड़ोगे तो 103 आपका निकल के आएगा, और यही 103 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
ठीक है, फिर से समझा देते हैं। हमने ऐसा किया क्यों, वो भी आपको बता देते हैं। देखो पहली संख्या जो है हम देख रहे हैं भाई गैप जो है वो 4-4 का आ रहा है। 7 में 4 11, 11 में 4 15, 15 में 4 19, 19 4 23, 23 4 ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। 25वां पद हमसे पूछ रखा है, यानी कि 25वें पद से पहले 24 बार हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 4-4 का गैप 24 बार हमको करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया कि एक साथ निकाल लिया कि 24 संख्याओं का टोटल सार्वंतर कितना आ रहा है, तो 24 गुणा 4 किया तो टोटल सार्वंतर 96 आ रहा है। अब इस 96 को इस पहली वाली संख्या में जोड़ दो तो 96 + 7 करेंगे 103 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेना। अगर आप सूत्र के चक्कर में पड़ोगे तो सूत्र के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। सूत्र होता है a + n - 1d। अब a का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस n - 1d का मतलब क्या हो जाएगा, 25 में से 1 गए 24 हो जाएगा। 24 में 4 का गुणा करोगे तो बात वही आएगी, 24 चौको 96, 96 + 7 103, ठीक है। अब तुमको सूत्र अगर नहीं याद रहेगा तो घूमते ही रहोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी हमने साथ में बता दी है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम 40 धनात्मक सम संख्याओं का योग क्या होगा। 40 धनात्मक सम संख्याओं का योग पूछा गया है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, जो संख्या दी है ना 40, ठीक है, इसी में क्या करना है, इसी में गुणा करना किसका, 40 में 1 जोड़ दो। 40 में 1 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 40 और 41 का गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लास्ट में 40 आएगा गुणा करने के बाद में। किस में 40 आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी हमारा आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझा दे रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हो। देखो हम जानते हैं कि प्रथम जितनी भी धनात्मक संख्या दे रखी हैं तो प्रथम n धनात्मक संख्याओं के योग का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है n + 1। क्या होता है n, देखो n + 1 ये सूत्र होता है प्रथम जितनी भी धनात्मक संख्या दे रखी हैं। तो हम इस सूत्र की जरूरत ही नहीं है हमको भाई। पहले 40 दे रखी है, 40 में गुणा करना है n + 1 का, यानी 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। 41 गुणा 40 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यूनिट डिजिट पे खेल जाएंगे। 41 में 40 का गुणा करेंगे तो भाई 4 का गुणा करके देखो, 4 एकम 4, इकाई अंक 4 आ रहा है और उसके आगे 0 लगाना है, यानी 40 होगा, 1640 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्व करके देखो तो 4 चौके 16 हो जाएगा, लो 1640 आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा वहां पर अपने दिमाग का भी यूज करना है, जिससे कि आप समय बचा सको अन्य सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए समय बचा सको, ठीक है। तो मैथ आपको ऐसा मिलेगा कि आप अगर हमारे साथ में लगातार बने रहेंगे, हाँ, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप वैसे पढ़ते रहेंगे, तो आप बड़ी आसानी से मैथ को 10 मिनट में निपटा दोगे, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन 10 मिनट में निपटा दोगे। इस तरह की ट्रिक्स आपको हम देते चलेंगे। चलो भैया, ये तो बड़ा सिंपल सा है। ताश की पत्ती, प्रायिकता से पूछा गया, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता यादृच्छा रूप से निकाला जाता है, इसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। अच्छा, बता देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। हम जानते हैं प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, ये तो सूत्र होता है। तो सर अनुकूल परिणाम कैसे निकालेंगे, कुल परिणाम का मतलब होता है कितने ताश की मतलब कि ताश की डिब्बी में कितने पत्ते हैं। तो हम जानते हैं 52 पत्ते होते हैं, तो 52 तो हमने नीचे लिख दिया। कह रहे हैं कि लाल बादशाह होना चाहिए। अच्छा, लाल बादशाह कितने होते हैं बताओ। एक तो लाल पान का बादशाह होता है, ठीक है, और एक ईंट का बादशाह होता है, लाल ईंट का। यही 2 कलर तो होते हैं लाल कलर की। तो कितने हो गए, 2 बादशाह हो गए, बस काट दो, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 26, 1/26 अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आंसर 1/26 आ गया, यानी कि कुल हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे 10 में से कितने प्रश्न आपको समझ में आए हैं, कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरे भाई। चलिए साइंस की ओर चलते हैं। ये रहा आपका साइंस का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से, अच्छा सुनो, पर्यावरण के अच्छे प्रश्न आ रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड में, यानी कि एप्टेक, पर्यावरण जैव विविधता, इन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो साइंस में आपको पर्यावरण और जैव विविधता अच्छे से पढ़ना है। पर्यावरण की टॉप 150 प्रश्नों की पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे चुके हैं एमसीक्यू में, और साथ साथ में हम प्रैक्टिस सेट में भी पर्यावरण के प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करता है। सीमित का मतलब क्या होगा कि किसके पास में कितनी ऊर्जा पहुंच रही है, ये कौन कंट्रोल करेगा, रोकेगा कौन, बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन। उच्च पोषी स्तरों पर ऊर्जा की कमी, भोजन की कम उपलब्धता, प्रदूषित हवा, या फिर जल की कमी, ठीक है। आइए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च पोषी स्तरों पर ऊर्जा की कमी। हमने आपको बताया था लिंडमैन का एक नियम है। लिंडमैन का नियम कहता है कि केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर जा पाती है, 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर जा पाती है। अच्छा समझिए, देखो ये घास है, ठीक है, इस घास में पूरी 100% ऊर्जा है।
इस घास को बकरी ने खा लिया, ठीक है, तो बकरी के पास कितनी ऊर्जा गई, यहाँ से रही है बकरी, ठीक है ना, मुस्कुरा रही है। बकरी बोली भैया मुझे पूरी 100% ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन जब इस बकरी ने इस घास को खाया तो बकरी के पास में केवल 10% ऊर्जा ही गई, ठीक है। तो लिंडमैन महोदय कहते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का जो स्तर है वो सीमित होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% ऊर्जा ही अगले वाले में ट्रांसफर होती है। अब इस बकरी को खा लिया शेर ने, ठीक है, शेर खुश हो रहा था कि 100% ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिली बेचारे को, केवल 10% ऊर्जा मिली। तो ये ऊर्जा का स्तर देखो कम होता चला जा रहा है, सीमित होती चली जा रही है। तो वही यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सी एक श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करता है। तो ये कौन सीमित करता है? उच्च पोषी स्तरों पर जो ऊर्जा की कमी होती चली जाती है, 100 से इसको 10 मिली, फिर इसके 10 से इसको 10 मिली, फिर इसके 10 से इसको 10 मिलेगी, ये कम होती चली जा रही है। यही जो है इसमें डिपेंड करता है, यही इसको कंट्रोल करता है, यही इसको सीमित करता है, ठीक है। तो लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊर्जा जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। उच्च स्तर पर ऊर्जा की इस भारी कमी के कारण खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की सामान्यता 3 से 4 तक ही सीमित रह जाती है। यानी जितना ऊपर चलते चले जाओगे उतना कम ऊर्जा आपको मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से प्रश्न खाद्य श्रृंखला का है। देखिए खाद्य श्रृंखला में पूछ रहे हैं, ये खाद्य श्रृंखला, ये बायोडिग्रेडेबल, यहाँ से बहुत प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने समझ में आ गया भाई कि जो एप्टेक है वो पर्यावरण पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और आपके तो सिलेबस में दे रखा है हमारा पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान में भी दे रखा है और साइंस में भी दे रखा है, तो तुमको तो पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल जो अजैव निम्नकर्णी होते हैं रसायनों के क्रमिक संचयन को क्या कहा जाता है? बताइए। अच्छा, गैर बायोडिग्रेडेबल का मतलब जानते हो? ऐसी चीजें जो प्रकृति में अपने आप नहीं गलती हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, इनको जलाना पड़ेगा, अपने आप नहीं गलेंगे, तो ये गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पूछ रहे हैं इनके क्रमिक संचय को, यानी इनको धीरे धीरे जब हम इकट्ठा करते हैं तो इस इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये रहा 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा जैविक आवर्धन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन। क्यों कहते हैं वो देख लो। जब हानिकारक रसायन जैसे डीडीटी या कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो जीवों के शरीर में जमा होने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे उत्पादक से मांसाहारी तक इन रसायनों की सांद्रता बढ़ती जाती है। उच्च पोषी स्तर वाले जीवों में जैसे मनुष्य या बाज में इनकी मात्रा सबसे अधिक हो जाती है। इसी प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। अब तुम सिंपल भाषा में समझो, जैसे ये घास है, ठीक है भाई, इस घास को खाया बकरी ने, इसमें डीडीटी मिल गई है, ठीक है, इस पर डीडीटी का छिड़काव कर दिया गया है ना, कुछ रसायन और डीडीटी का छिड़काव कर दिया गया है। इसको खाया बकरी ने, ठीक है, बकरी ने खा लिया इसको, बकरी के अंदर डीडीटी पहुंच गई, रसायन पहुंच गए, बकरी को खा लिया। मान लीजिए कुछ लोग मनुष्य जो होते हैं बकरी को खाते हैं, कुछ मनुष्यों ने बकरी को खा लिया, तो बकरी में जितना डीडीटी था तो वो तो ऑलरेडी था ही था, और घास में जो डीडीटी था वो भी था, बकरी ने खुद का भी डीडीटी को बढ़ाया, तो यहां से बढ़कर के जब इस मनुष्य ने खाया है तो इसमें और भी ज्यादा डीडीटी बढ़ गया है, ठीक है। यानी कि जो रसायन थे, जो छिड़काव हमने किया था उसकी मात्रा और बढ़ गई है। फिर मान लो इसके बाद में कोई और अगर इसको खाता है तो उसकी मात्रा और बढ़ती चली जाती है। यानी उच्च पोषी स्तर पर तुम जाते जाओगे उतनी ज्यादा जैविक मात्रा बढ़ती जाएगी, डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये प्रश्न कल एज इट इज ऐसा ही पूछा गया एग्जाम में। आप जो है कल वाली एनालिसिस देख लेना शाम के शिफ्ट में, यानी कि आज से अभी से 16 घंटे पहले यह प्रश्न पूछा गया है और आपके टेस्ट में आ गया है, ठीक है मेरे भाई। यही मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको जो है लेटेस्ट पैटर्न, जितना ज्यादा लेटेस्ट हो सके उतना ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न से आपको रूबरू कराएं, ठीक है। 16 घंटे पहले का प्रश्न है और अभी आपके एग्जाम में हमने जो है टेस्ट में रख दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारी टेस्टें जो दूसरे से अलग होती हैं। अभी इन्हीं को कॉपी करेगा कोई, ठीक है ना, कोई इनको कॉपी करेगा जो हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ, पता नहीं कौन है मेरे भाई, ठीक है। कॉपी करेगा बढ़िया से, अपने उस पर डालेगा ऐप पर और बोलेगा ये प्रश्न हमने बनाए हैं, ठीक है, और ऐप पर उस पूरे सीरीज को जो है 199 रुपए का बेचेंगे, ठीक है। हमारे पूरे नोट्स अस्पताल सहायक के पूरे डाउनलोड कर लिए हैं भाई ने और 299 का बेच रहा है, ठीक है। वाह मार साहब, क्या बात है। हम 149 में इतनी सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, सब कुछ, प्रैक्टिस सेट भी, एमसीक्यू भी और पूरा जो है थ्योरी भी, सब कुछ मात्र 149 में दे रहे हैं। और वो महाशय बिना मेहनत के पूरा हमारा डाउनलोड करके ऐप पर डाल के 299 की थ्योरी नोट्स दे रहे हैं, 199 का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। कुछ कह नहीं सकते, ऐसे लोगों को क्या ही बोलेंगे। चलो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है उच्च प्रजाति समृद्धि और उच्च स्तर की स्थानिकता वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं, जहां पर उच्च प्रजाति समृद्धि होगी, मतलब कि जो भी प्रजाति यहां पर पाई जाएगी उसकी समृद्धि होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और स्पेशल प्रजाति वो यहीं पर पाई जाती है, ठीक है। और उच्च स्तर की स्थानिकता यानी कि हाई लेवल पर यहां पर सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। यानी सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, हर नई पुरानी चीज आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है। जैसे एक मैकॉक नाम का जो है वो होता है,
बंदर होता है, मैकॉक बंदर, ठीक है? तो वो स्पेशली तमिलनाडु के जंगलों में ही पाया जाता है। तो वो वहाँ का जैव विविधता हॉटस्पॉट हो गया उस बंदर के लिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है उसके अनुकूल है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल अपने एमपी से सीखो ना भैया। एमपी में जो अभी चीता वगैरह और नामीबिया से चीता वगैरह लेकर के आए हैं हमने, जो श्योपुर वाले में छोड़ा है, तो श्योपुर का जो अपना गार्डन है ना, सॉरी जो उद्यान है, वो उनके लिए अनुकूल है। तो वो उनके लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट बन जाएगा, जहाँ पर वो आसानी से रह सकते हैं, तभी तो उनको वहाँ पर छोड़ा है, नहीं तो मर जाते बेचारे। देखो, तो हॉटस्पॉट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हर प्रकार की आपको जो है वनस्पतियाँ मिल जाएँगी, पेड़-पौधे मिल जाएँगे, पक्षी मिल जाएँगे, ठीक है? कई प्रजातियाँ दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, लेकिन इस स्थान पर पाई जाती हैं, हॉट स्पॉट के स्थान पर पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जो हैं, वो इसके ताज़ा उदाहरण हैं, बिल्कुल सही उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रकार की घास मिलेगी, सबसे ज़्यादा प्रकार के पक्षी मिलेंगे, पेड़-पौधे सबसे ज़्यादा प्रकार के मिलेंगे। तो इस स्थान को हमने क्या कर दिया, हॉट स्पॉट बना दिया, यानी कि यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ नहीं हो सकती हैं, कोई लकड़ी नहीं काट सकता है, कोई शिकार नहीं कर सकता है, ठीक है? 4 नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं, दंत चिकित्सकों के द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? भाई आपने देखा होगा दांत में कोई दिक्कत हो जाती है, भगवान न करे किसी को हो, ठीक है ना? नहीं कहो अरे शुक्ला सर बोल रहे थे दांत में दिक्कत हो जाती है। हर किसी को नहीं होती, ठीक है ना? ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो हो जाएगी, ठीक है? या वो पुड़िया-उड़िया जो खाते हैं, गुटखा-वुटखा, उनको समस्या हो जाती है, ठीक है ना? तो गुटखा-वुटखा फालतू की चीज़ें मत खाया करो। तो इसमें क्या होता है कि दांत में अगर सड़न हो गई तो तुम डॉक्टर के पास में गए, तुम नहीं मतलब कोई और भी गया, आप ही नहीं गए, ठीक है? डॉक्टर ने क्या किया, एक बढ़िया सा अपने कान में सॉरी अपनी आँख में एक ऐसे चश्मा सा लगाता है वो, ठीक है ना? और कोई-कोई तो ऐसे लंबा सा एक लगा लेता है, ठीक है? फिर उससे आपके दाँतों को देखेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई ये जो चश्मा लगाता है ना वो, उसमें क्या होता है ऐसा जिससे कि उसको दाँत का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है? कौन से दर्पण का प्रयोग करता है मेरे भाई? तो वहाँ पर वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों सर अवतल दर्पण क्या करता है? तो अवतल दर्पण इस तरह का होता है, ये किसी भी प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करता है, ठीक है ना? फैलाने का काम करता है। तो जो प्रतिबिंब छोटा-सा दिख रहा था, वो इसको फैला कर के बड़ा कर देता है। फैलाकर बड़ा कर दिया तो दाँत बड़ा-बड़ा दिखाई देने लगता है और एक-एक पार्ट उसका दिखाई देने लगता है, जिससे कि वो आसानी से आपके दाँतों का इलाज कर सकता है। तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, जो आँख वाला डॉक्टर होता है, सीधा प्रतिबिंब उससे उसे जो है देखने को मिलता है। यही पूरा हमने यहाँ पर बता रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? चलो 5 नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? -1 वाले आवर्धन वाले जो दर्पण है उसका क्या अर्थ निकलेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अच्छे से पढ़ लो। अपन सीधे आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक है और समान आकार का है। देखो माइनस जहाँ पर लगा मिल जाए समझ लो प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है? और 1 जहाँ पर लगा मिल जाए समझ लो समान आकार का है, ठीक है? तो माइनस और 1 दोनों साथ में दिया है, यानी माइनस का अर्थ हो गया कि प्रतिबिंब वास्तविक है और 1 का अर्थ हो गया यानी कि समान आकार का है। तो ऑप्शन बी हमारा इस कॉम्बिनेशन को पूरा करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने पूरा सॉल्यूशन भी आपको वही बता दिया है जो अभी हमने आपको समझाया है, ठीक है? लिख कर बता दिया है। जो लोग नोट्स लेंगे वो अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ पाएंगे। ये लास्ट टाइम पर आपके काम आएगा, एग्जाम टाइम पर बढ़िया से जल्दी-जल्दी रिवीजन करके जो है एग्जाम देने चले जाना, पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। चलिए, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्णतः पाचन होता है? तो ये आपको बहुत अच्छे से हमने समझा रखा है जिन्होंने फॉरेस्ट की क्लास ली होगी कि भाई ये छोटी आंत होती है ना, इस छोटी आंत में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सब का पूर्णतः पाचन हो जाता है, ठीक है? सारी चीज़ें छोटी आंत में आकर के यहाँ से बाइल जूस वगैरह आते हैं और यहाँ से ये खाना आता है, तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरी तरह से पाचन कर लिया जाता है और हमको एटीपी में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। यहाँ पर समझिए, देखिए छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का वह मुख्य भाग है जहां भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है, ठीक है? यहाँ पर यकृत होता है, लीवर होता है। लीवर से आने वाला जो बाइल जूस है, जो पित्त रस है, वो वसा का पायसीकरण कर देता है और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस जो होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में एंजाइम प्रदान कर देता है। यानी सारे के सारे रस हमारे छोटी आंत में आकर के मिल जाते हैं और हमारे खाने का पूर्णतः पाचन हो जाता है। अच्छा, अगर पानी की बात की जाए कि पानी को कहाँ पर सोखा जाता है, तो पानी से जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो हम बड़ी आंत के द्वारा निकालते हैं, ठीक है? अच्छा, इनमें जो उंगली के समान आकृतियां पाई जाती हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो उंगली के समान जो आकृतियां पाई जाती हैं उनको हम बिलाई कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? बिलाई। ये भोजन से जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको सोखने में मदद करती है। सारी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ लेते हैं, 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर कह रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड
जल तथा ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो इतना सा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमको जो ऊर्जा है वो एटीपी में प्राप्त होती है, और एटीपी में ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। बहुत बार आपको बता चुके हैं, तो कुछ नहीं पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना सही हो जाएगा। तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कोशिका द्रव में होता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रचुर मात्रा में एटीपी उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, 8 नंबर पर चलते हैं मेरे भाई। कह रहे हैं कायिक प्रवर्धन, सेम टू सेम यही प्रश्न आपका जो है डिप्टी जेलर के एग्जाम में, सेकंड शिफ्ट में डिप्टी जेलर चल रहा है, डिप्टी जेलर के एग्जाम में पूछा गया अभी लेटेस्ट में 2 दिन पहले। 2 दिन क्या, परसों ही पूछा गया, परसों से तो स्टार्ट हुआ है। देखो, कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत पौधों के किन भागों में नए नए पौधों का निर्माण होता है? बताओ। तो कायिक प्रवर्धन होता क्या, पहले ये समझ लो। कायिक प्रवर्धन का अर्थ है कि कोई भी पौधा है, उसको अगर तुम तोड़ करके उसका तना भी कहीं पर लगा दोगे ना, तो नया पौधा आ जाएगा, जड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रवर्धन को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई कि नए पौधों का निर्माण किससे होता है? तो जो नए पौधों का निर्माण हो जाता है वो आपका तना से, जड़ से और पत्तियों से भी हो सकता है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन में नए पौधों का निर्माण इन तीनों से हो सकता है। जैसे कि आप गुलाब लो, गुलाब की जो टहनी होती है, टहनी को काट कर लगा दो, गुलाब का नया जो है पौधा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। समझिए, कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है, इसमें पौधों के वानस्पतिक भागों से तना, जैसे गुलाब की कलम या आलू, जड़ जैसे शकरकंद, जो जड़ होती है, जड़ लगा दो तो शकरकंद का पौधा आपने देखा है, वो जड़ से बनता है। और पत्तियां, जैसे कि बायोफिल्म का जो पौधा है वो पत्तियों से ही बन जाता है। पत्ती जमीन पर गिरी, पत्ती टूट करके पेड़ बन जाती है। ठीक है, पौधा बन जाती है। तो इस प्रक्रिया में प्रजनन अंगों, फूल या बीज का कोई उपयोग नहीं होता। ठीक है, तो फूल या बीज का जहां पर उपयोग ना हो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और ये तीनों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बढ़े, 9 नंबर पर चलते हैं। एक मिनट, देखो 9 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब एक परक नली में अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और हूबहू यही प्रश्न आपका फॉरेस्ट गार्ड में शुरुआत में पूछा गया था। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछेंगे, तैयार रहना ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या होगा? तापमान बढ़ता है और लवण बनता है, यानी नमक का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो तापमान बढ़ेगा और नमक का निर्माण होगा। अच्छा, अम्ल और क्षार और कहां पर मिलते हैं? तो आपको कई बार हमने बता रखा है, हमारे पेट के जो आमाशय, हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय में HCl पाया जाता है। जब ये HCl बहुत ज्यादा पेट में निकल जाता है तो हमको कच्ची डकारें आने लगती हैं। ठीक, खट्टी डकारें कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से हम इनो पी लेते हैं। वो इनो क्या होता है? ये इनो क्षार होता है। जब ये क्षार हमारे पेट में पहुंचता है, अम्ल ऑलरेडी मौजूद है, क्षार आ जाता है, क्षार और अम्ल मिलकर के उदासीन बना देते हैं, एक दूसरे के गुण को खत्म कर देते हैं। तो वहां पर भी यही प्रक्रिया देखने को मिलती है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलिए 10 नंबर कह रहे हैं नेटल। नेटल को हम बिच्छू कहते हैं। ठीक है, तो बिच्छू बूटी के डंक में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल मौजूद होता है जो छूने पर तेज जलन और दर्द पैदा करता है? तो जो नेटल होता है, नेटल का अर्थ होता है बिच्छू बूटी। एक बिच्छू बूटी होती है, जड़ी बूटी। ठीक है, उसको अगर तुमने छू लिया तो भाई बिच्छू के डंक जैसा तुम्हें एहसास होगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों लगता है भाई? वो तो बिच्छू तो है नहीं, वो तो बूटी है। क्यों लगता है? क्योंकि उसकी पत्तियों में कौन सा एसिड होता है? मैथोनोइक एसिड होता है, या फिर इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। यही तो उसके डंक में भी होता है, यही तो डंक में होता है। जो मारती है तो भाई अपना खेला खत्म हो जाता है। ठीक है, मधुमक्खी काटती तो उसमें भी वही फॉर्मिक एसिड, मैथोनोइक एसिड होता है। ठीक है ना, तो सही आंसर मैथोनोइक अम्ल हो जाएगा। तो नेटल यह एक जंगली पौधा है जिसके पत्तों पर चुभने वाले बारीक बाल होते हैं। जब कोई व्यक्ति गलती से इन्हें छू लेता है तो ये बाल त्वचा में मैथोनोइक एसिड, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, छोड़ देते हैं। इस अम्ल के कारण त्वचा पर तेज जलन, दर्द का अनुभव होता है। पारंपरिक रूप से इसका इलाज क्या होता है? डॉग पौधे की पत्ती रगड़ करके ठीक किया जाता है, जो प्रकृति में क्षारी होती है। भाई अम्ल अगर चला गया है तो क्षार मिला दो, अम्ल और क्षार मिलकर के जीरो कर देंगे। यही इसमें होता है। भाई कभी मधुमक्खी आपको काट ले तो क्या करो? चूना लगा दो, CaO, वो क्षार होता है चूना। ठीक है, चूना लगाने से वो दोनों का मतलब खेला खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? चलो, तो साइंस के 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। नंबर बताना साइंस में आपके कितने आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस की तरफ। देखिए, सोशल साइंस का पहला प्रश्न है, परिसंपत्तियों के स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी के आधार पर अर्थव्यवस्था को किन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहले आंसर देख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी पार्ट में डिवाइड किया। देखो कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है परिसंपत्तियों के स्वामित्व। स्वामित्व का अर्थ है कि आपने कोई घर खरीदा, ठीक है, तो आप क्या हो गए? उसके स्वामी हो गए। ठीक है,
और सेवाओं के वितरण। आपकी कोई कंपनी है, जैसे मेरी यूट्यूब कंपनी, यूट्यूब मेरी कंपनी नहीं है भैया, ठीक है, यूट्यूब तो अमेरिका की है, मतलब सक्सेस जंक्शन जो हमारी कंपनी है, तो ये हम आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, आप उसके बदले हमें क्या फीस उसकी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी के आधार पर इस अर्थव्यवस्था को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो सार्वजनिक और निजी 2 भागों में वर्गीकृत किया है। सार्वजनिक का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक का अर्थ होता है गवर्नमेंट। तो एक तो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, एक निजी, और हमारी वाली कौन सी है जो सक्सेस जंक्शन है, वो निजी यानी कि प्राइवेट है। गवर्नमेंट वाली कौन सी होती है? तो नगर निगम कैसा होता है? गवर्नमेंट होता है। नगर निगम से आपको जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो सार्वजनिक है। सार्वजनिक शौचालय आपने देखा होगा, सार्वजनिक आपने बस स्टैंड देखा होगा, तो गवर्नमेंट हो गई, और हमारी वाली निजी हो गई। तो यही पूछ रहे हैं कि भाई सेवाओं और स्वामित्व के आधार पर कितने पार्ट में बेटा जो है बांटा है? तो 2 पार्ट में बांटा है। कौन सा? सार्वजनिक और निजी। आ गया समझ में? यही हमने यहाँ पर लिख के आपको बता दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। जैसे सरकार कौन-कौन सी सेवाएँ उपलब्ध करा रही है, तो रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ कौन-कौन सी हैं, जैसे टाटा हो गई, आयरन हो गई, रिलायंस हो गई, है ना, एयरटेल हो गई, ये सब निजी स्वामित्व की हो गई, ठीक है। तो 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। आगे बढ़ें? चलो 2 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा उद्योग आधारभूत उद्योग है, बेसिक इंडस्ट्री की श्रेणी में आता है? तो भाई आधारभूत उद्योग क्या होता है? वे उद्योग जिनके बिना अपना काम चल ही नहीं पाएगा मेरे भाई, ठीक है। मतलब कि वो तो बेसिक चाहिए ही चाहिए, जो बेस, कैसे बेस? बेस कौन बनाता है? तो बेस हमारे कौन बनाते हैं? जो उद्योग होते हैं, लोहा हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, वो हमारे बेस का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बेसिक उद्योग कौन से हैं? लोहा और इस्पात उद्योग। देखिए, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि अन्य सभी उद्योग चाहे वो भारी हो, मध्यम हो या हल्के हों, अपनी मशीनरी और कच्चे माल के लिए इसी उद्योग पर निर्भर करते हैं। भाई अगर लोहा नहीं होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी मशीन बना रहे हो, टायर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, लोहा तो जरूरी होगा, है ना। लोहे की तो मशीनें बनी होंगी, तभी तो आप उसका काम कर पाओगे। तो लोहे को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है, समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने। भारत में औपचारिक क्षेत्रक, फॉर्मल सेक्टर के ऋणों की कार्यप्रणाली की निगरानी कौन करता है? अच्छा, औपचारिक समझ में आया आपको? हमने औपचारिक समझा था। औपचारिक का अर्थ है कि ऐसी चीजें जिसमें कागज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसको औपचारिक यानी कि फॉर्मल कहते हैं। नहीं भाई फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो, फॉर्मेलिटी का मतलब यही होता है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर रहे हो। तो वो यही कह रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट के द्वारा तुमको ऋण चाहिए तो ऐसी जो कार्यप्रणाली है इसकी निगरानी कौन करेगा? अच्छा, डॉक्यूमेंट के द्वारा हमको ऋण मिलता कहां से है? डॉक्यूमेंट के द्वारा अगर हमको लोन लेना है तो हम कहां जाएंगे? बैंक के पास में जाएंगे। अच्छा, बैंक की निगरानी कौन करता है? तो भैया बैंकों का पापा कल ही बताया था, कौन है? आरबीआई है। इकोनॉमिक्स में कितने अच्छे से समझाया आपको। तो बैंकों का पापा कौन है? आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भारतीयों का बैंक हो गया, मतलब वो बैंकों का बैंक हो गया, सरकार का बैंक हो गया, बैंकरों का बैंक हो गया, तो इन सब का नाम जो है आरबीआई है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे से आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल में किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि सेठ साहूकार के पास चले जाओ, वो तुमको उधार दे देंगे, तो ये इनफॉर्मल हो गया। इसको आपने कोई डॉक्यूमेंट रखा क्या वहां पर? नहीं रखा। उनसे बोल के आ गए कि साहब हम आपको 2 महीने बाद लौटा देंगे। उन्होंने कहा तुमसे 10% ब्याज लेंगे, तुमने कहा हाँ हाँ भाई साहब ले लेना तुम, अभी हमको जरूरत है। तो ये इनफॉर्मल हो गया जहां पर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था भाई धर्म को कभी तुम राजनीति से अलग नहीं कर सकते हो। और आज तो जाति भी घुस गई है राजनीति में, ठीक है ना, जबकि जाति को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। धर्म एक बार आ सकता है, यहाँ भाई हिंदू मुस्लिम हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जाति को नहीं आना चाहिए था। लेकिन आजकल की जो राजनीति है पूरी तरह से जाति पर डिपेंड हो गई है, ठीक है। अगर आप मेरी बात करते हैं तो मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं कि मतलब हर कैटेगरी के मित्र हैं। मेरा मित्र मुस्लिम भी है, सलमान नाम से एक मेरा मित्र मुस्लिम है, ठीक है। रोहित नाम से एक मेरा मित्र है, ठीक है, जो मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट से आता है, ठीक है। और ब्राह्मण भी हैं, हर तरह के मित्र हैं मेरे, ठीक है ना। और हर तरह के मित्रों से हमारा प्रेम वाला व्यवहार है। जो भी कहीं मिल जाता है ना, सब गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो हम लोगों के अंदर जो शिक्षित लोग हैं, जो मतलब मेंटलिटी जिनकी खुली हुई है, ठीक है ना, जिनको भाई इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन लोगों के लिए ये जाति ये धर्म कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। और मित्रता में तो वैसे भी ये जाति धर्म नहीं आता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये सब इन सब चीजों से अगर दूर रहकर चलोगे तभी सफल हो पाओगे, तभी आप आगे निकल पाओगे। अगर इन सब में फंस गए तो बस फिर राजनीति के एक मतलब कि खोटा सिक्का बन करके रह जाओगे, ठीक है ना। तो इन सब से अलग निकल करके आगे बढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई धर्म को आप राजनीति से दूर नहीं रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में इसका कड़ा विरोध क्यों किया गया था? क्या रीजन था कि साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया गया था? तो बताओ।
चार ऑप्शन है। इसमें भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, कृषि में वृद्धि की गई थी। सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसी का विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की जो है इसमें मृत्यु हो गई थी और उन्होंने मरते मरते कहा था कि मेरे सिर पर मारी गई एक एक लाठी अंग्रेजों की सरकार की जो है ताबूत में कील साबित होगी। ये वक्तव्य किसका है? तो ये वक्तव्य लाला लाजपत राय का है। ठीक है, चलिए पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1928 में ये आया था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 6 है, किस लौह अयस्क को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला माना जाता है जिसमें 70% तक लोहांश होता है, इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण पाए जाते हैं? भाई कौन सा ऐसा लोहा है जो सबसे अच्छा है? कुल मिलाकर आपसे ये पूछ रहे हैं, बताओ। चार ऑप्शन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सिडेराइट। किसमें 70% आपको जो है कार्बन देखने को मिल जाएगा? सही आंसर मैग्नेटाइट। जिसमें जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा लोहा, तो 70% के आसपास कार्बन मैग्नेटाइट में पाया जाता है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने। जर्मनी के एकीकरण, अब ये आपका यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रश्न आ गया। ठीक है, वैसे यूरोपीय राष्ट्रवाद पर टॉप 100 एमसीक्यू करा चुके हैं, पीडीएफ भी आपको नोट्स ग्रुप में दे चुके हैं। कह रहे हैं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का मुख्य वास्तुकार जनक किसको माना जाता है? तो जर्मनी को एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑटो वॉन बिस्मार्क, इनके द्वारा किया गया था। इसलिए भारत के भी एक व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, देखते हैं किसकी जी के जीएस कितनी तेज है। भारत का बिस्मार्क किस महापुरुष को कहा जाता है जिसने भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था? जल्दी से बता दो। फिलहाल इसका आंसर ऑटो वॉन बिस्मार्क हो जाएगा। इसने पूरी जर्मनी को एकीकरण करने की पूरी जो है व्यवस्था इसने की थी, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कह रहे हैं कि ऋण लेते समय उधारकर्ता द्वारा गारंटी के रूप में बैंक को दी जाने वाली संपत्ति जैसे जमीन, भवन, वाहन, पशुधन को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है? बताइए। तो जब भी कोई चीज अगर आप उधार ले रहे हैं, देखो हमने आपसे कहा ना, बैंक से अगर उधार लोगे तो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसको फॉर्मल लोन कहते हैं, ठीक है, औपचारिक लोन कहते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ गारंटी रखनी पड़ती है ना, चाहे डॉक्यूमेंट रख दीजिए या घर के कागज रख दीजिए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समर्थक ऋण आधार, कोलेट्रल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोलेट्रल। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समर्थक ऋण आधार। अच्छा, एमएसएमई क्षेत्र में क्या होता है? एमएसएमई क्षेत्र में इस पर भारत सरकार ने एक जो है योजना चालू की है कि अगर 3 लाख तक का तुम ऋण लेते हो, किस लिए? कोई छोटा मोटा व्यापार खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो तुमको कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है। कोलेट्रल का मतलब है तुमको कोई किसी भी गारंटी का सामान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये एमएसएमई क्षेत्र में जो है नई योजना चालू की गई है और ये योजना एज इट इज जो है अभी ऐसे ही डिप्टी जेलर के एग्जाम में परसों ही पूछी गई है। ठीक है, तो कोलेट्रल शब्द परसों पूछा गया था, आज हमने उसका क्वेश्चन इसमें शामिल कर दिया है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि एग्जाम एनालिसिस में जो नए प्रश्न हमको मिलते जा रहे हैं, आपके आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट में उन प्रश्नों को शामिल करते जाएं, जिससे कि आपको ताजा ताजा प्रश्न मिल सके कि हाँ भैया पता चल सके कि हाँ कैसे प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर किन दो प्रमुख नेताओं के बीच में हस्ताक्षर हुए थे? ये भी आपका जेल पैरी में पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, उसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट पर साइन हुए थे। ये 1932 में हुआ था। ये पूरी बात हमने यहाँ पर आपको बता रखी है। चलिए 10 नंबर पर बढ़ते हैं। 10 नंबर कह रहा है कृषि क्षेत्र में, ये भी आपका पूछा गया है परसों वाले एग्जाम में ही, परसों की सुबह की शिफ्ट में आया है जेल पैरी में। आप लोग विश्वास ना हो तो एनालिसिस देख लिया करो, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ सर सही कह रहे हैं। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इस छिपी हुई स्थिति को किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है? तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी कहते हैं। कई बार आपको बता रखा है भाई ये खेत है, इसमें अगर 10 कुंटल अनाज उत्पन्न हो रहा है तो 2 लोग काम करेंगे तब भी 10 कुंटल अनाज होगा, 15 लोग काम करेंगे तब भी 10 कुंटल अनाज होगा। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि काम जल्दी हो जाएगा, है ना। जल्दी का मतलब केवल जुताई बुआई जल्दी हो जाएगी, फसल तो अपने टाइम पर ही पकेगी। ऐसा नहीं है कि गेहूं कह देगा नहीं इस बार तो 15 लोग लगे थे, 1 महीना पहले पक जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इस प्रकार की छिपी हुई बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं और कृषि क्षेत्र में ये हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो सारी बातें समझ में आ गई। चलिए सामाजिक विज्ञान खत्म होता है। 10 में से कितने नंबर सोशल साइंस में आए ये आप बताएंगे। हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं इन द थीप स्टोरी, ये आपके उसमें दिया है सिलेबस में, ठीक है, उसमें क्या कौन सी फर्स्ट फ्लाइट में है। इन द थीप स्टोरी व्हाट वाज द नरेटर रियल नेम, यानी कि जो थीप स्टोरी नाम का पाठ में है उसमें जो लेखक है उस लेखक का असली नाम क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, हरी सिंह है, अनिल है, रस्किन बॉन्ड है, ही डिड नॉट रिवील हिज रियल नेम, कि उसने अपना रियल नेम कभी बताया नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने इस पाठ में अपना रियल नाम बताया ही नहीं है। देखो कहानी द थीप्स स्टोरी में चोर हर महीने अपना नाम बदल लेता था ताकि वह पुलिस और अपने पुराने नियोक्ताओं की पकड़ में ना आए। उसने अनिल को अपना नाम हरी सिंह बताया था जो कि झूठ था।
कहानी में उसने अपना असली नाम कभी भी बताया ही नहीं है, तो ही डिड नॉट रिवील हिज रियल नेम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये कहानी आपने पढ़ी होगी तो समझ रहे होंगे, है ना? लेकिन अब पाठ पढ़ने का किसी को टाइम ही नहीं है। हम तो पाठ पढ़ा रहे थे, लोगों ने कहा नहीं सर क्वेश्चन कराओ, पाठ में टाइम खराब हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है भैया, 2 पाठ पढ़ा दिए थे हमने। एक तो हमने वो लेंचो वाला पाठ पढ़ा दिया था शुरू वाला, ठीक है? वो और दूसरा नेल्सन मंडेला वाला पाठ पढ़ा दिया था। दोनों पाठ हमने अच्छे से पढ़ाए हिंदी में। इंग्लिश का पाठ हिंदी में पढ़ाया, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो हमने भी कह दिया ठीक है भैया, हम आपको क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक है? तो अपन ने क्वेश्चन में उसको कवर कर लिया है। बाकी टॉप 100 प्रश्न लेकर के आएँगे, उसमें इन स्टोरी के सभी प्रश्नों को मिला करके 100 प्रश्न करा देंगे, है ना? अगला, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ट्रिकी इलनेस इन ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का। जो तो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो कहानी है उसमें ट्रिकी नाम का एक कुत्ता है, तो कह रहे हैं उस ट्रिकी नाम के कुत्ते के बीमार होने की क्या वजह है द ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी कहानी में, बताइए। तो सही आंसर की बात करेंगे तो जो है ग्रीड फॉर फूड, वो हमेशा खाने के लिए भूखा रहता था। उसकी मालकिन क्या करती थी, लगातार उसको खाना खिलाती थी, सुबह भी खिला दिया, शाम भी खिला दिया, दोपहर भी खिला दिया। उसको ये लगता था कि हमारा ट्रिकी जो है ना ये मोटा तगड़ा हो जाए, अच्छा दिखने लगे, ठीक है? और इससे क्या हुआ, उसको बेचारे को अपच हो गई। अपच यानी कि उसको वो बीमार हो गया। तो मेन रीजन क्या था, ग्रीड फॉर फूड। डॉक्टर हेरियट के अनुसार ट्रिकी कुत्ते की एकमात्र गलती उसका भोजन के प्रति अत्यधिक लालच यानी ग्रीडी होना था। वह किसी भी समय खाने को मना नहीं करता था और उसकी मालकिन श्रीमती पंफरे उसे जरूरत से ज्यादा खाना खिलाती थी, जिसकी वजह से बहुत मोटा और बीमार हो गया था। ये इस कहानी में बताया गया है। चलो 3 नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं इन द लेसन ए लेटर टू गॉड, ये हमने आपको हिंदी में समझा दिया है, ठीक है? सर्च कर लेना ए लेटर टू गॉड बाय सक्सेस जंक्शन, तो पूरी कहानी मिल जाएगी आपको, ठीक है? ए लेटर टू गॉड, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज लैंड जो आपके रेन ड्रॉप्स हैं। तो कह रहे हैं कि ए लेटर टू गॉड पार्ट में लेंचो ने बड़ी बड़ी जो बूंदें गिर रही थी उन बूंदों को किससे कंपेयर किया है, उन बूंदों को क्या माना है? सिल्वर कॉइन्स माना है, डायमंड माना है, न्यू कॉइन्स माना है, फिर पीएल्स माना, मोती माना, क्या माना है? तो सिल्वर कॉइन कह रहा था कि ये जो बूंदें गिर रही है ना वो हमारे खेत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और हमारे लिए ये क्या है, न्यू कॉइन्स के समान है, ठीक है ना? सिल्वर कॉइन्स नहीं, नए कॉइन्स की बात की गई है, सॉरी। सिल्वर कॉइन्स तो कुछ और, वो छोटी बूंदों को सिल्वर कॉइन कह रहा था और बड़ी बड़ी बूंदों को न्यू कॉइन्स कह रहा था, ठीक है? देखो, तो लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्के न्यू कॉइन से की थी। उसने कहा था कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं, क्योंकि वह अच्छी बारिश का मतलब था अच्छी फसल, जिससे उसको पैसे मिलते थे। कहानी आपको एक ब्रीफ में समझा देते हैं। लेंचो नाम का एक किसान था, ठीक है? उसकी फसल थी मक्के की, ठीक है? तो मक्के की फसल लगभग पक चुकी थी, बस एक बारिश की आवश्यकता थी। तो एक दिन क्या हुआ, रात में बारिश होने लगी हल्की हल्की, तो लेंचो बड़ा खुश हो गया। लेंचो ने कहा कि अब जो बारिश हो रही है, हमारी मक्के की फसल पक तो गई है, थोड़ा बारिश मिल जाएगी तो बढ़िया उत्पादन हो जाएगा और हम खूब सारा पैसा कमा लेंगे, अपने पूरे साल भर की जो है अपने परिवार को जो है खाना पीना की व्यवस्था हम कर देंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहां पर तूफान आने लगा, बर्फ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो उससे उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर उसने भगवान को लेटर लिखा, वही कहते हैं ए लेटर टू गॉड। भगवान को लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे हमारी फसल खराब हो गई है, आप हमको 100 पैसों भेज दो, ठीक है? तो अब ये लेटर वो ले जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर उसको पढ़ता है तो हंसने लगता है, बोलता भगवान को किसने लेटर लिख दिया है, ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं। तो उसने कहा तो क्या करें? उसने कहा लेकिन इसको भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास है, इसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो पोस्ट मास्टर ने अपने साथियों से कुछ पैसे कलेक्ट किए, कुछ अपने दिए और कुल मिलाकर 70 पैसे उसके इकट्ठे हुए। 70 पैसे उसने लिफाफे में डाल करके लेंचो को दे दिया। बोले लेंचो लो, भगवान की तरफ से तुम्हारा रिप्लाई आया है। लेंचो ने लिफाफा खोला तो 70 पैसे थे। लेंचो बड़ा गुस्सा हुआ। लेंचो बोला कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, भगवान ने पूरे 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट मास्टर ने उसमें से 30 पैसे निकाल लिए हैं। तो अगली बार जब लेटर लिखेंगे तो भगवान को लेटर लिखता है कि अगली बार मुझको जो है स्वयं आकर के पैसे दे देना, पोस्ट मास्टर के थ्रू मत भेजना। तो ये पूरी बात जो है इसमें बताई गई है कहानी में, है ना? तो ब्रीफ में हमने आपको एक कहानी पूरी समझा दी है। चलें आगे बढ़ें। चलिए, पसंद आ रहा है तो भाई लाइक क्यों नहीं करते हो, है ना? इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी ना तो आप लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। ऐसा ना करो मेरे भाई। चलो, इन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट व्हाट वाज द यंग सीगल प्राइमरी अफ्रेड टू, यानी कि जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो यंग सीगल है वो सीगल शुरू में किस लिए डर रहा था? तो उसका शुरुआती डर क्या था, क्यों वो उड़ नहीं पा रहा था? सही आंसर हो जाएगा फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि आकाश में उड़ने से वो डर रहा था। उसका क्या डर था? उसको ये डर था कि अगर मैं आकाश में उड़ा तो मेरे पंख जवाब दे जाएंगे और मैं जो है इस नीले तालाब में, वो जो नीला नीला समुद्र है उसमें गिर जाऊंगा। तो ये इसका क्या था? प्राइमरी अफ्रेड था, पहला पहला डर उसका यही था। देखिए, युवा सीगल जो समुद्री पक्षी है को उड़ने से बहुत डर लगता था। उसके माता पिता और भाई बहन उड़ना सीख चुके थे, लेकिन उसे लगता था कि यदि वह उड़ने की कोशिश करेगा तो पंख उसका साथ नहीं देंगे और वह नीचे विशाल समुद्र में गिर जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो किसी ने अभी पैसे भेजे 149, अब वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है। भाई अगर आप पैसे भेजते हो तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, हो सकता है सर क्लास ले रहे हो। लास्ट सीन देख लिया करो, व्हाट्सएप का लास्ट सीन कब है, सर अगली बार जब ऑनलाइन आएंगे तो तुरंत आपको नोट्स भेज देंगे, है ना? तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो मेरे भाई। अब फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना? तो 1 मिनट रुकते हैं। क्वेश्चन है
कि बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, यानी कि जब तक फायर ब्रिगेड आई द बिल्डिंग डैश, यानी बिल्डिंग जल चुकी थी। तो अब जब भी आप बताओ इसमें क्या लगेगा, पहले आप इसमें लगा दो फिर हम आपको बताते हैं। पहले आंसर देख लें फिर इसका नियम बताते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव द बिल्डिंग हैड ऑलरेडी बर्न डाउन। ठीक है, यहाँ पर हैड ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, इसका नियम क्या है? तो इसका नियम कहता है जब बाय द टाइम वाला कोई अगर सेंटेंस हो तो उसमें जो काम पहले हो चुका है उसको जो काम पहले हुआ ना उसमें आप क्या करेंगे, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, जो काम पहले हुआ हो। तो भाई उससे पहले की फायर ब्रिगेड आती, बिल्डिंग जल चुकी थी, तो बिल्डिंग पहले जल चुकी थी ना, तो बिल्डिंग जलने की वजह से ये काम पहले हो चुका है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। तो द बिल्डिंग हैड ऑलरेडी बर्न डाउन। ठीक है माफ करना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सूत्र क्या होता है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यही लगा करके आप इस सेंटेंस को पूरा कर देंगे। चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ही डैश इन दिस सेम हाउस सिंस ही वाज बोर्न। वो इस घर में तब से रह रहा है जब से वो पैदा हुआ है। तो बताओ अब इसमें क्या करेंगे बताइए। तो ये पुरानी घटना ऐसी है जो लगातार चल रही है अभी भी, है ना, अभी भी वो उसमें रह रहा है। तो जब भी कभी आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिले, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप आंसर लगा लीजिए। तो ऐसे टेंस में जो यानी निरंतर जो काम हो रहा हो तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काउंट करते हैं, और ऐसे में हम क्या लगाएंगे, हैज बीन लिविंग, यानी कि ही हैज बीन लिविंग इन द सेम हाउस। वो इस घर में तब से रह रहा है जब से वो पैदा हुआ है, जब से वो पैदा हुआ था तब से लगातार रह रहा है। तो ही हैज बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो ये आपका मॉडल से आ गया, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से बता रखा। क्या कह रहे हैं, यू डैश वियर अ सीट बेल्ट, तुमको सीट बेल्ट जरूर पहनना चाहिए वाइल ड्राइविंग, जब तुम ड्राइविंग कर रहे हो। इट इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ये नियम के द्वारा स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जब तुम ड्राइविंग कर रहे हो तो तुम्हें सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो जब भी कभी अनिवार्यता की बात की जाए, यानी कि अगर आप वो काम नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी अनिवार्य है, तो आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। हमेशा ऐसे वाक्यों में मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, इट इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड बाय लॉ, ऐसा लॉ के द्वारा कहा गया, नियम के द्वारा कहा गया। ये पूरा हमने समझा दिया है। 8 नंबर पर चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है अनफॉर्चुनेटली देयर इज डैश होप ऑफ रिकवरी एज हिज कंडीशन इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। देखो यहाँ पर क्या है कि एक बीमार व्यक्ति को, यानी किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, उसको लेकर के डॉक्टर के पास में कोई व्यक्ति गया है, तो डॉक्टर कह रहा है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, देयर इज डैश होप, यानी इसकी बहुत कम उम्मीद है हिज रिकवरी की, वो रिकवरी कर पाए, एज हिज कंडीशन इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, यानी उसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जब भी कभी आपको नेगेटिव सेंस मिल रहा हो, यानी बिल्कुल ना के बराबर अगर आपको मिल रहा हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे। भाई फ्यू ऑफ यू तो यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि फ्यू ऑफ यू का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तो काउंटेबल को, उम्मीद को कोई काउंट कर सकता है क्या कि एक उम्मीद है, 2 उम्मीद है, 4 उम्मीद है, नहीं कर सकते। तो फ्यू ऑफ यू तो अपने आप ही हट गए। ए लिटिल और लिटिल में जहां पर नेगेटिव सेंस आ रहा हो, बिल्कुल ना के बराबर हो, तो हम वहां पर लिटिल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, देखिए प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है इन अ फॉर्मल लेटर, एक जो फॉर्मल लेटर होता है, टू द एडिटर, हम एक एडिटर को फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। वेयर इज द सब्जेक्ट लाइन टिपिकली प्लेस्ड, यानी जो सब्जेक्ट वाली लाइन होती है उसको हम कहां पर लिखते हैं, यह आपसे पूछ रहे हैं। कहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट वाली लाइन को, बताइए। तो लेटर राइटिंग से प्रश्न पूछा गया, आप तुमसे पत्र नहीं लिखवाएंगे, एमसीक्यू बना करके पूछेंगे। तो लेटर लिखने के नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटवीन द सॉल्यूशन एंड बॉडी ऑफ लेटर। मतलब कि जहां पर आप लिखते हैं ना सेवा में, ठीक है, उसके नीचे आपने ऐसा लिख दिया श्रीमान, तो उसके बीच में आपको क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। कैसे, देखिए औपचारिक पत्रों में सब्जेक्ट विषय को लिखने का मुख्य उद्देश्य पत्र पढ़ने वाले को मुद्दे के बारे में तुरंत जानकारी देना होता है। आधुनिक पत्र प्रारूप में इसे आमतौर पर डियर सर मैम के ठीक नीचे, ठीक बाद में और पत्र के मुख्य पार्ट के जस्ट ऊपर कहते नहीं, डियर सर, डियर सर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से जो है आधुनिकता में इस तरह से लेटर को लिखा जाता है। आगे बढ़े 10 नंबर। 10 नंबर है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट इन एन एसे। एक ऐसे में थीसिस जो स्टेटमेंट होता है उसका क्या महत्व होता है, ये बता दीजिए। तो सीधे आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, टू स्टेट द मेन आइडिया ऑफ सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ द एसे, यानी कि जो हमने निबंध लिखा है उसका मेन आइडिया क्या है, मेन पर्पज क्या है लिखने का, उसके बारे में बताने का काम कौन करता है, थीसिस स्टेटमेंट करता है। और इसको हम कहां पर लिखते हैं, तो किसी भी निबंध के सबसे महत्वपूर्ण वाक्य होता है कौन सा, थीसिस स्टेटमेंट।
यह आमतौर पर पहले पैराग्राफ यानी कि प्रस्तावना के अंत में लिखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को यह स्पष्ट रूप से बताना होता है कि निबंध का मुख्य विचार क्या है, यह निबंध किसके ऊपर लिखा गया है। इस तरह से आपके 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आप हमें बताएंगे 50 में से कितने प्रश्न सही निकले हैं। और आइए उन लोगों के हम रिस्पांस को देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स को परचेज किया है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर लाइफ में पहली बार ऐसे नोट्स देखे हैं, बहुत सुंदर। कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में। मेहनत को देखता हूँ तो जो पैसे आपने रखे हैं वो बहुत कम रखे हैं, ठीक है। तो मेरा यही उद्देश्य है भाई 149 में आपको सारी चीजें मिल जाए, आप भी अफोर्ड कर लें और हम भी अपने स्टाफ को सैलरी दे सके, है ना। तो इसमें भी कोई कम मत करवाया करो भाई, इससे ज्यादा कम कहाँ मिलेगा भाई। हमारे नोट्स को लोग परचेज करके और डाउनलोड करके नाम वाम हटा करके 299 में बेच रहे हैं, फिर भी आप हमसे ही कम करवाते हो, तो ऐसा मत किया करो, है ना। हमने ऑलरेडी इतना कम प्राइस रखा कि आप भी अफोर्ड कर सको और हम भी उसको मैनेज कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, हेलो सर 10 जून को सेकंड शिफ्ट में इनका इसका एग्जाम था फॉरेस्ट गार्ड का। ये पहला माइनस मार्किंग वाला एग्जाम है। 81.5 नंबर आए हैं और आपके एनालिसिस को देख करके अच्छा स्कोर किया है। इसके अलावा सर एमपी पुलिस में 85 नंबर थे, पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसमें भी आपकी वजह से ही कर पाया था, ठीक है ना। इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी पुलिस के लिए थे। 85 नंबर उनके आए थे, केवल पैर में थोड़ी दिक्कत हो गई तो वो फिजिकल नहीं करने जा पाए थे, ठीक है। और आज भी इनके 81.5 नंबर आए हैं इस माइनस मार्किंग में। तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है ना, जो नोट्स को अच्छे से तैयार करके जा रहे हैं। उनके नंबर 82-85 तक आ रहे हैं। ये देखिए एमपी जेल अधीक्षक नोट्स ग्रुप में ये ऐड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2026 वाले। अभी रिसेंट में इनका एग्जाम हुआ है। सर आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ग 2 के भी नोट्स चाहिए, तो वर्ग 2 पर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप भी मैसेज कर रहे होंगे सर मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया है, आपके नोट्स से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो जिन लोगों को नोट्स लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तुरंत अपने नोट्स प्राप्त कर लेंगे और अपनी तैयारी में लग जाएंगे। 101% आपकी बहुत अच्छा स्कोर होगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का एनालिसिस जरूर देखा करो, जिससे आपको एक आइडिया लग सके ये किस तरह के प्रश्न एप्टेक के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।